इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 24 घंटे में 4,01,078 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। 4,187 की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 54,022 नए केस आए हैं। 898 की मौत हो गई है। दिल्ली में 19,000 केसेस आए हैं। 832 की मौतें हुई हैं। कर्नाटक में 48,781 नए केस आए हैं। 552 की मौत हो गई है। यानी बड़े शहरों का हाल आपको बता रहे हैं जहां कोविड सर्च पर है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीच में लगा था कि शायद फिगर्स नीचे जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लगातार बढ़ रही है। तो इंतजार उसी पर करना होगा। जो बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, बताते हैं कि 15 से 17 के बीच में पीक हो सकता है। तो क्या हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मोर्टालिटी रेट लगातार बढ़ रहा है। जी हाँ, 24 घंटे में लगातार हमने आपको बताया केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। चाहे वो मुंबई की आप बात करिए, कर्नाटक में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अब लगातार पूरी करने की कोशिश हो रही है। बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। हर जगह लॉकडाउन लग रहा है। तमिलनाडु में सरकार बनी, स्टालिन ने तुरंत इस बात की घोषणा करी कि हाँ, वहां पर भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 4 तस्वीरें में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे में 4,01,078 नए केसेस आए हैं हमारे सामने। 24 घंटे में 4,187 मौतें हुई हैं। 24 घंटे में कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, ये भी आपको एक पॉजिटिव खबर है जो बताएं। 3,18,609 लोग स्वस्थ हुए हैं। यानी 4 लाख अगर पेशेंट आ रहे हैं तो लगभग 3-3.25 लाख लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हो रहे हैं। आप आंकड़ा समझिए कि 1 लाख ऐसे लोग हैं जो अभी भी बीमार रहते होंगे, अगर उसको आप माइनस करिए। और आंकड़ा जो है वो 10% का है जो लोग बहुत सिवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जो ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड तक जाते हैं। 24 घंटे में एक्टिव केस कितने बढ़े हैं? 78,282 केसेस और बढ़ गए हैं। 4 तस्वीरों में आपको बता रहे हैं कितने संक्रमण के पेशेंट्स आए, कितने लोग स्वस्थ हुए, एक दिन में मोर्टालिटी रेट क्या था, कितने लोगों की मौतें हुई और कितने लोग स्वस्थ हो गए। 4 तस्वीरों के जरिए बयां कर रहे हैं आपको। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा बयान कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर है। 24 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा माना गया है। 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में केस में कमी आई है पहले के मुकाबले। कर्नाटक, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में इजाफा हुआ है। यानी आप जो सदर्न आप कह सकते हैं स्टेट्स हैं, या तमिलनाडु, बंगाल जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स है जहां रिजल्ट्स आ चुके हैं, वहां पर भी लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और एक स्टडी ये भी बताती है कि जो साउथ में आंध्रा, तेलंगाना का जो वायरस है वो बहुत ज्यादा डेडली है। इसलिए दिल्ली में ऐसे लोग जो इन स्टेट से आ रहे हैं उनका RT-PCR मस्ट कर दिया गया है। हम पूरे देश का एक चित्र देखें तो हम देखते हैं राज्यों में कि जिन राज्यों में एक्टिव केसेस 50,000 से कम हैं, 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ज्यादा हैं, उनकी यहाँ मैपिंग की गई है। तो जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वैसे 12 राज्य हैं। जहां 50,000 से 1 लाख के बीच के एक्टिव केसेस हैं वैसे 7 राज्य हैं। और जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं वैसे 17 राज्य हैं। यदि हम राज्य देखें जहां पर की केस लोड ज्यादा है, वो राज्य 7 वाली टेबल पे हैं और क्रमतावश वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। तो यदि हम केस पॉजिटिविटी लेस देन 5% देखें तो ऐसी 3 राज्यों या यूटीज में है। 5 से 15% पॉजिटिविटी 9 राज्यों में है और 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी 24 राज्यों में है। तमिलनाडु में 24 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सीएम बनते ही मुख्यमंत्री स्टालिन का यह बड़ा फैसला है। 10 मई से 24 मई तक तमिलनाडु में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही मिल रही है इजाजत। जहां स्टेट जो इलेक्शन गोइंग स्टेट से आप देखिए, जैसे जैसे पदभार संभाला जा रहा है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, शपथ हो रही है, सबसे पहला काम मुख्यमंत्री को अगर करना पड़ रहा है तो सबसे पहला प्रबंध कि ऑक्सीजन की कमी ना हो,
दूसरा कैसे वैक्सीन मिले और तीसरा लॉकडाउन। यानी तीनों वो पॉलिसीज जो देश भर में चल रही थी लेकिन इलेक्शन के कारण उन स्टेट्स में नहीं चल रही थी। पहला काम मुख्यमंत्री का यही होता है। ठीक है, हमारे साथ एक बार ग्राउंड पे चलते हैं, ग्राउंड पे समझते हैं कि आखिर हालत क्या है। दिल्ली से हमारे साथ पुलकित नागर जुड़ेंगे, मुंबई से हमसे श्वेता जुड़ेंगी, साथ ही साथ लखनऊ से रवि जुड़ेंगे। सबसे पहले दिल्ली आते हैं। पुलकित, केसेस कम नहीं हो रहे हैं और क्या है जो एक पूरा आप कह सकते हैं कोविड की टीम बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, वो क्या कहती है? क्या 15 से 17 तारीख के बीच में हम एक्सपेक्ट करें कि दिल्ली की पीक है? उनका अपना रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, उनकी अपनी स्टडी क्या कहती है? देखिए रजत, अगर हम देखें केसेस को तो करीब दिल्ली के अंदर 28,000 तक मामले 24 घंटों के अंदर दर्ज किए गए थे, जो अब घटकर 19,000 के पास पहुंच गए। वहीं अगर आप दूसरी चीज देखें तो पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली के अंदर घटा है, 33% तक ये पहुंचा था, जो कल 25% के करीब दर्ज किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की टीम ये मानकर चल रही है कि दिल्ली का जो पीक था वो आ चुका है। लॉकडाउन का काफी असर हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में लगातार पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ और साथ ही जो मामले दर्ज किए जा रहे थे 24 घंटों के अंदर वो भी घटकर 19,000 के आसपास पहुंच गए। अब दिल्ली सरकार की कोशिश आने वाले दिनों में दो मेन चीजों पर है। सबसे बड़ी चीज कि वो कैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। ठीक है, पुलकित एक मिनट रुकूंगा, वापस आता हूं। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कुछ वीडियो नहीं आ रहा है। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं, श्वेता हमारे साथ हैं। श्वेता, मुंबई की बहुत तारीफ हुई है, कोर्ट्स ने बहुत तारीफ करी है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन मैनेजमेंट मुंबई में हुआ है वो काबिले तारीफ है। आगे ऑक्सीजन को लेकर मुंबई में क्या काम चल रहा है? वैक्सीनेशन प्रोसेस हमने देखा, आपकी कई रिपोर्ट्स हमने देखी, ग्राउंड से कई रिपोर्ट्स आई जिन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। एजेड लोग जो हैं, सीनियर लोग जो हैं, उनको भी लाइंस में लगना पड़ रहा है, वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में? साथ ही साथ ऑक्सीजन का जो मैनेजमेंट है वो कैसे संभाला आप लोगों ने? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है मुंबई मॉडल की, जिस तरीके से ऑक्सीजन मैनेजमेंट दिखाया मुंबई ने करके। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि समस्या जरूर आई ऑक्सीजन की, लेकिन स्टेबिलिटी जरूर देखी गई। और अभी भी इस वक्त भी हम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं और ठीक हमारे उस तरफ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के पास ही हम मौजूद हैं। खासकर इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए हम रिपोर्ट बना रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन क्राइसिस की समस्या है जो उसे दूर करनी है। रही बात रजत वैक्सीनेशन ड्राइव की, देखिए टीकाकरण अभी हालांकि थोड़ी सुस्ती से चल रहा है। यहाँ पर टीकाकरण के लिए केंद्र तो जरूर खुले हैं, 132 केंद्र जरूर है यहाँ पर, लेकिन केवल 5 से 6 कोविड टीकाकरण केंद्र ही इस वक्त फंक्शनल है, काम किया जा रहा है और उनमें से ये एक टीकाकरण केंद्र है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात वैक्सीन की आती है। यहाँ पे वैक्सीन सही टाइम पे ना मिलने की वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो पूरा प्रोसीजर है वो रुका हुआ है। दरअसल 12 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है मुंबई में सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, लेकिन इस वक्त मुंबई के पास केवल 20 लाख वैक्सीन ही मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसमें सुस्ती देखने को मिली गई है। लेकिन ऑक्सीजन मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ हद तक स्टेबिलिटी जरूर मुंबई ने दिखाई, लेकिन ये चीज हम महाराष्ट्र के लिए नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र अगर राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ी है, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ी है, लेकिन उसके मुकाबले मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 17 से 9% आ चुकी है। और यहाँ पर शिवानी, श्वेता, एक सवाल और है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सेंटर है फॉर वायरोलॉजी वो पुणे में है, महाराष्ट्र के ही एम्बिट में आता है श्वेता, इसलिए ये सवाल स्पेसिफिक आपसे। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे क्या कहता है? क्या ये पीक है? थर्ड वेव के बारे में पुणे क्या कहता है? अगर कुछ जानकारी आप शेयर करें। जी बिल्कुल, देखिए ये तीसरी लहर कोरोना वायरस की। अब ये जो हमारे कोविड एक्सपर्ट्स हैं, अब पुणे की मान लीजिए या देश भर में जितने भी कोविड एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उन्होंने ये बात साफ तौर पर 90% तो बता दी है कि
ये तीसरी लहर जो कोरोना की है वो जुलाई से सितंबर के बीच में इंडिया को दोबारा हिट कर सकती है और इसके लिए सभी को वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि और घातक साबित होगी। तो पुणे वायरोलॉजी सेंटर के भी यही मानना है कि अब तीसरी लहर के लिए भी भारत को मजबूत होना है, तैयार होना है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर में हमने इतनी घातक तस्वीरें देखी वो हमें तीसरी लहर में देखने को ना मिले। ठीक है श्वेता, एक बार लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रवि हमारे साथ है, रवि के पास चले। पुलकित है हमारे साथ। पुलकित, आपके पास आता हूं, एक बार रवि का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। लखनऊ के क्या हालात है रवि? क्या ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो वापस ट्रैक पर आ गई है? बेड्स की अवेलेबिलिटी क्या है और क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंच गई है? वैक्सीन तो लोगों को मिल रही है और साफ तौर पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का जो काम है लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन अभी लोगों को नहीं मिल पा रही। चाहे अस्पतालों की बात करें या जो लोग जिनको घर पे जिनके मरीज भर्ती हैं, आइसोलेट हैं और उनके परिवार वालों को ऑक्सीजन जरूरत है, तो उनको सभी लोगों को नहीं मिल पा रही। क्योंकि कल हमने इसका रियलिटी चेक भी किया था और ऑक्सीजन प्लांट पर जब पहुंचे थे तो वहां पर ज्यादातर लोग थे रात से लाइन में लगे थे, उनको मिल गई थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको गैस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस के बिना ही उनको वापस लौटना पड़ा, दूसरे सेंटर की तरफ वो जाते नजर आए। तो साफ तौर पे ये थोड़ी सी तकलीफ नजर आ रही है कि ऑक्सीजन जितनी जरूरी शायद उतनी नहीं मिल पा रही, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। शायद आने वाले दिनों में जो ऑक्सीजन कमी है उसको दूर किया जा सके। उसके अलावा अगर बात करें जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ा है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 28,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। उसके अलावा जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो 33,000 से ज्यादा है, यानी जो ठीक होने वाले मरीज उनकी संख्या ज्यादा है। अगर लखनऊ की बात करें तो करीब 1900 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में मिले थे, लेकिन जो ठीक होने वाले की संख्या वो ज्यादा थी, यानी करीब 3,000 के आसपास जो ठीक होने वाले मरीज हैं। और ठीक है रवि, एक बार पुलकित के पास लौटते हैं। पुलकित, बात यही चल रही थी और आपने कहा कि भाई जो टीम है अरविंद केजरीवाल की वो मानती है कि पीक दिल्ली में आ चुका है। हालांकि जो वायरोलॉजिस्ट हैं जो इसके जानकार हैं वो कहते हैं कि समवेयर अराउंड 15 तारीख के आसपास पीक होना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, अब सरकार है, सरकार की अपनी फाइंडिंग्स होती हैं, अपनी टीम्स होती हैं और हर आदमी का अपना अलग प्रिडिक्शन होता है। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वायरस यही है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम इस पर बहस नहीं कर सकते हैं। तो क्या माना जाए अगर ये पीक है तो थर्ड वेव के लिए जो कोर्ट्स ने कहा है कि आप तैयारी शुरू करिए, कैसे आप तैयारी करेंगे? वैक्सीनेशन में भी प्रोसेस जो है पुलकित, ठीक है वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन 18+ वाले जितने स्लॉट्स हैं वो सारे फुल हैं। रजत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम कोविन ऐप पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको आगे का टाइम मिल जाए वैक्सीन के लिए, तो वो आप देखते हैं कि वो फुल है। और हालात ये है कि कई कई घंटे लोग फोन लेकर उस ऐप पर बैठे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि उनकी बुकिंग हो जाए। उसकी वजह भी है रजत, दिल्ली ने अभी करीब 4.5 लाख वैक्सीन खरीदी थी और दिल्ली में अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखें तो करीब 70,000 वैक्सीन पर डे लग रही हैं। तो यानी कि 4 से 5 दिन का बैकअप है दिल्ली के पास। अब जितनी भी कंपनियां हैं, 2 जो बड़ी कंपनियां हैं जिनसे वैक्सीन खरीदी जा रही है, उनके पास स्टॉक नहीं है। अब वो स्टॉक कितने दिन में आता है, कैसे और सेंटर्स बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली हमेशा से कहता रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेंटर बनाना चाहता है। और अरविंद केजरीवाल ने कल ये अपनी मीटिंग के अंदर जो उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री और डीएम्स के साथ मीटिंग थी, उसमें भी ये साफ किया कि दिल्ली का टारगेट ये होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। अब दिल्ली के अगर हम आंकड़े को समझे तो करीब 27 लाख फर्स्ट डोज तमाम लोगों को लग गई है, 30 लाख डोज दी गई है, जिनमें से 3 लाख डोज सेकंड टाइम लोगों को दी गई है। अब दिल्ली को करीब 1,70,00,000 डोजेस की जरूरत और पड़ेगी। तो ये जैसे ही इंतजाम हो जाएगा, टारगेट दिल्ली का ये है कि वो 3 महीने के अंदर तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर दें। जी ठीक है पुलकित, आप हमसे दिल्ली से जुड़े, श्वेता हमारे साथ मुंबई से थी, रवि आप लखनऊ से थे। तमाम जानकारी मिली, थर्ड वेव की जानकारी मिली, पीक की बात पुलकित ने कही कि शायद पीक हिट कर चुके हैं। तो ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स थी जो लगातार संवाददाता जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और इस मुश्किल दौर में भी इंडिया न्यूज आपके साथ है और पल पल के अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं कोविड से रिलेटेड। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। यूपी के हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां यमुना नदी किनारे कुछ संदिग्ध लाशें मिली है। माना जा रहा है कि इनका अंतिम संस्कार करके इन्हें बहाया गया होगा, जिसके बाद ये बहकर हमीरपुर जिले की सीमा में पहुंच गई। ऐसी खबरें हैं कि कोरोना से मौत के बाद इन शवों को जलाकर बहाया गया। हालांकि पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है।
यमुना नदी में कुछ शव जो है वो बह करके जा रहे हैं और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। इस पर प्रभारी निरीक्षक को वहाँ मौके पर भेजा गया तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है।